हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में CSIR नेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि CSIR नेट क्या होता है, कैसे इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे सिलेबस आता है। सब कुछ नेट के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज नेट एंड JRF। काफी लोगों का इसमें कंफ्यूजन रहता है कि नेट क्या होता है, JRF क्या होता है, ये दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग हैं। और इसके लिए एक स्टूडेंट ने कमेंट करके भी पूछा था कि नेट एंड JRF क्या है। तो आई होप इससे उनका भी डाउट क्लियर हो जाए और जिनका भी और भी जिनका डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। और हम देखेंगे इसकी कट ऑफ क्या रहती है, एलिजिबिलिटी देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज नेट एंड JRF। तो नेट एंड JRF अलग अलग नहीं है कि भाई नेट अलग है या JRF अलग है। ये नेट ही है, नेट JRF और नेट LS। तो ये दो टाइप कह सकते हैं हम। तो JRF क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो JRF में अगर आपका JRF क्लियर है तो आप अगर आगे PhD करते हो, कोई रिसर्च वर्क में जाते हो, तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट फंड देती है। गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है आपको रिसर्च करने के लिए। अगर आपका JRF क्लियर है और आप PhD में एनरोल करते हैं। और LS क्या होता है, लेक्चरशिप। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो कि आप वहां पर एज ए लेक्चरर अपॉइंट हो सकते हो। तो ये होता है नेट JRF एंड नेट LS। आई होप इसके लिए जिनका डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर हम देखें तो कट ऑफ हर साल वेरी करती रहती है, अलग अलग कट ऑफ आती है। तो कोई फिक्स नहीं है कि कट ऑफ फिक्स हो। तो जो JRF की कट ऑफ होती है वो हाई रहती है एज कम्पेयर टू LS की जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है और JRF की ज्यादा जाती है। तो JRF की अगर हम बात करें तो हम 125 टू 130, मतलब 130 प्लस अप्रोक्स ले सकते हैं। और LS के लिए 100 टू 105 इतना ले सकते हैं। और इसे एस्टिमेट करना तो पॉसिबल नहीं है कि यही आएगी। पेपर के पैटर्न पर भी डिपेंड करता है कि कैसे स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं उस पेपर के लिए। उस हिसाब से कट ऑफ जो होती है वो हर बार हर पेपर में वेरी करती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बताया वो ही फिक्स है, पर सेफ साइड के लिए हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना हम स्कोर कर पाए। तो ये था कट ऑफ के बारे में। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी देखते हैं कि CSIR नेट देने के लिए कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो जो स्टूडेंट ये नेट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास कुछ इनमें से कुछ डिग्रीज होनी चाहिए। कैंडिडेट्स who want to apply for the CSIR net exam must have one of the following degrees to meet the required CSIR net eligibility। क्या हो सकती है वो डिग्री, MSc हो सकती है, इंटीग्रेटेड BS MS 4 ईयर्स, BE BTech, B फार्मा और एन इक्विवेलेंट डिग्री। इनमें से अगर कोई भी डिग्री उस स्टूडेंट के पास है तो वो एलिजिबल होता है नेट का एग्जाम देने के लिए। और ये डिग्री मतलब जिसके भी पास ये डिग्री है उसमें उसका स्कोर भी होना चाहिए। फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स 55% मार्क्स होने चाहिए उसके। और ST SC PWD कैंडिडेट्स के लिए है 50% मार्क्स। इतने मार्क्स उसके होने चाहिए तब वो एलिजिबल होता है। तो ये बात करी हमने एलिजिबिलिटी की। उसके बाद हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो इसमें एज लिमिट क्या रहती है, 28 ईयर्स। 28 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते। और ये मेनली JRF के लिए होता है, LS के लिए इतनी एज लिमिट नहीं होती है। और एज रिलैक्सेशन है अप टू 5 ईयर्स फॉर SC ST OBC PWD एंड फीमेल एप्लीकेंट्स। इनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो ये था एज लिमिट के बारे में। अब हम एक बार सिलेबस के बारे में देखते हैं।
वैसे मैंने सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में एक वीडियो बना के पहले भी अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर भी एक बार समराइज करके बता देती हूँ कि सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इसका। तो इसके सिलेबस में क्या होता है, टोटल 13 यूनिट्स होती है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट इन बायोलॉजी, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं कॉमनली, और इसके नाम से ही इसे जानते हैं, बायोकेमिस्ट्री। सेकंड है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। थर्ड है फंडामेंटल प्रोसेसेस, इसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। एंड फोर्थ है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। फिफ्थ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिक्स्थ है सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट यानी प्लांट फिजियोलॉजी। सेवंथ है एनिमल फिजियोलॉजी। एट्थ है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसे हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं। नाइन्थ है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। 10th इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। 11 है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। 12th है अप्लाइड बायोलॉजी। 13th है मेथड्स इन बायोलॉजी। ये दोनों मेनली टेक्निक से रिलेटेड यूनिट्स हैं, इनमें टेक्निक्स आती है। तो ये थी पूरी 13 यूनिट्स, और इन 13 यूनिट्स का एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते हैं सिलेबस से कि इनमें एक हर यूनिट में मतलब क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, इनमें जो भी टॉपिक्स हैं। तो ये फर्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड है सेल बायोलॉजी, थर्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फोर्थ यूनिट है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, और ये जो पार्ट है इसका, ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट कहलाता है, पूरा इम्यूनोलॉजी डिस्कस होता है इसमें। फिफ्थ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिक्स्थ है प्लांट फिजियोलॉजी। सेवंथ है एनिमल फिजियोलॉजी। एट्थ है इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी जेनेटिक्स। नाइन्थ है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। 10th इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। 11 है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, एंड 12th अप्लाइड बायोलॉजी, एंड 13 है मेथड्स इन बायोलॉजी। तो ये पूरा है सिलेबस के बारे में। एक बार हम एग्जाम पैटर्न के बारे में भी देख लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है इसका, टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स का पेपर आता है, और टाइम जो हमें मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए वो होता है 180 मिनट्स, यानी 3 आवर का टाइम मिलता है। इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ये पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। पार्ट ए जो होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड का। पार्ट जनरल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का आता है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 0.5 की। टोटल क्वेश्चन होते हैं 20, जिसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 15, और करेक्ट क्वेश्चन करने पर मिलते हैं 2 मार्क्स, और अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। पार्ट बी में आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें एकदम स्पेसिफिक आंसर होगा उसका, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। 70 मार्क्स का होता है टोटल। नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं 35, और करेक्ट होने पर 2 मार्क्स मिलते हैं। पार्ट सी में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप इसको कर सकते हो, कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं इस पे मेनली, और सबसे ज्यादा मार्क्स का भी पार्ट सी ही होता है, 100 मार्क्स का होता है ये, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1 की, और टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से करने होते हैं 25 क्वेश्चन, और अगर करेक्ट हुआ तो हमें एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलते हैं। और मेनली ये मैंने लाइफ साइंस के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है। CSIR नेट और भी एग्जाम, उसके और भी एग्जाम होते हैं, जैसे केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस, और भी एग्जाम होते हैं, पर यहाँ पर मेनली लाइफ साइंस के ऊपर फोकस किया गया है, उसी के ही एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है। और अगर हम देखें इसमें, तो ये एग्जाम कब होता है, साल में 2 बार होता है, जून में एंड दिसंबर में, 2 बार एग्जाम होता है। पिछले 1.5 साल से 1 साल से आप देख रहे होंगे, ड्यू टू कोविड सिचुएशन एग्जाम एक ही बार हुआ था पिछले साल, और अभी भी
कोई सिचुएशन नहीं नजर आ रही है एग्जाम होने की। और कुछ टाइम पहले CSIR ने ट्विटर हैंडल पे अपलोड भी किया था कि जब भी एग्जाम होगा वो 2 महीने पहले नोटिस दे देगा कि एग्जाम कब होने वाले हैं, वो अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज ये 2 बार होते हैं, जून में और दिसंबर में। और अगर हम ये देखें कि यूनिट कितनी टारगेट करनी चाहिए, तो टोटल हमने अभी देख ली है कि 13 यूनिट्स होती हैं। 13 यूनिट्स में अगर आपका टारगेट है JRF, आपको JRF क्लियर करना है, तो उसके लिए एटलीस्ट 10 to 11 यूनिट टारगेट करनी चाहिए फॉर द सेफ साइड, कि अगर हमें कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, पर इतना करना ही चाहिए कि कॉन्फिडेंस रहे कि आप JRF क्लियर कर ही पाओ। और अगर आपका एम JRF नहीं है, LS है, तो आप 8 to 9 यूनिट्स भी टारगेट कर सकते हैं। और आपके ऊपर है, पूरी की पूरी 13 यूनिट्स भी टारगेट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो इतनी यूनिट भी टारगेट कर सकते हैं। और इसमें एक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और लास्ट की जो 12th एंड 13 यूनिट है, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, मेनली टेक्निक्स वाली। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये 5 यूनिट आप लोगों को टारगेट करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, आगे कहीं पर भी PhD करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें इन यूनिट्स का बहुत रोल देखा गया है, और इससे आपको हेल्प मिलेगी आगे कुछ भी करने के लिए। तो ये आपका यहाँ से अभी से बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे तो इजी रहेगा आगे कुछ भी कर पाना। PhD करेंगे, वहां पर लैब में जाएंगे, तो टेक्निक्स के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए कि कौन सी टेक्निक कैसे यूज होती है, कैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कैसे सब होता है। तो उसके लिए टेक्निक्स रिलेटेड भी आपको टर्म्स जो भी होते हैं, जो भी अपरेटस यूज होते हैं, वो सब क्लियर होने चाहिए। इसलिए ये यूनिट तो टारगेट करनी ही चाहिए। बाकी अगर आपके ऊपर, अगर आपको इनमें से कोई यूनिट समझ में नहीं आती और कोई और ज्यादा समझ में आती है तो वो कर सकते हैं, पर ये करेंगे तो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा ये करना। और हम बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म में भरते टाइम 2 ऑप्शंस आते हैं। JRF और LS के लिए 2 ऑप्शन आते हैं कि आप JRF पे टिक करना चाहते हैं या LS पे। अगर आप LS पे करेंगे तो अगर आपके मार्क्स JRF के बराबर भी आए, उसकी कट ऑफ तक पहुंचे, तो भी आप LS ही क्लियर माने जाओगे, JRF क्लियर नहीं माने जाओगे। तो उसमें फॉर्म सबमिट करते टाइम ये पूछता है कि आप LS करना चाहते हैं या JRF करना चाहते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है कि JRF प्लस LS। तो आपको बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिलअप करना होता है कि आप किस पर टिक कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, आपको JRF क्लियर करना है या LS क्लियर करना है, या दोनों का ही कॉम्बिनेशन पिक करना है। तो ये आपके ऊपर है। और अगर हम मार्क्स की बात करें कि ईच यूनिट 30 to 35 मार्क्स लेकर चलता है, तो इसमें कुछ ये नहीं रहता है कि कौन सी यूनिट ज्यादा स्कोरिंग है, कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम उस यूनिट पे ज्यादा फोकस करें। तो ऐसा नहीं है, CSIR के सारी ही यूनिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मार्क्स का। ये हो ही सकता है कि कोई 40 प्लस आ जाए और कोई 30 अप्रोक्स रह जाए, बट अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 30 to 35 मार्क्स का क्वेश्चन चला ही आता है। तो ये था CSIR नेट के बारे में पूरा, सब सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, सब कुछ हमने देखा, डिस्कस किया। तो आई होप आप सबको, अगर किसी की कोई कंफ्यूजन रही होगी कि नेट क्या होता है, कैसे एग्जाम होता है, क्या सिलेबस होता है, तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। और कहीं किसी की कोई कंफ्यूजन रही है और कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।